As we discussed in the last lecture, okay, we are going to discuss today the different or the important derivations of physics. Okay, so आज हम क्या करने वाले हैं? जो 8 चैप्टर है, ओके, द 8 इम्पोर्टेंट चैप्टर, उसके इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस को एक एक करके यार देखेंगे. सो दिस डेरिवेशंस हम लोग क्विक वे में जाएंगे, ओके, और मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस पे जाने वाला हूँ. तो मैं सारे डेरिवेशंस में नहीं बोल रहा कि मैं कवर करूंगा, बट जो भी इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है, ओके, मैं वो सारे कवर करेंगे, ट्राई करूंगा. विल ट्राई टू कवर एज मैनी चैप्टर एज पॉसिबल टुडे, ओके. और अगर आज सारे चैप्टर्स ना हुए तो हम और एक सेशन ऐसा सेम कंसिडर करेंगे. एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं ये पूरा जो PDF है आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस ये लेक्चर मैं स्पेसिफिकली रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. तो आपको अगर फ्यूचर में कभी और एक बार रिवाइज करना है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो. तो ये लेक्चर के लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है. आप उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं. सो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ. अब मैंने पहले क्या सोचा था कि आई वाज गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट, दैट इज ऑसिलेशंस ऐसे आऊंगा, बट मैंने देखा है कि मैंने ये चैप्टर्स बहुत बार करवाए हैं, तो मैं अब उल्टा जाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है. मतलब हम क्या करते हैं, उल्टे चलते हैं, सो दैट जो पीछे वाले चैप्टर्स है ना, जो नॉर्मली जिस पे फोकस कई बार कम हो जाता है, ओके, वो पहले हम करें और फिर हम उल्टे जाएंगे, फिर इजी चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है. चलो, सो फर्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे, द चैप्टर इज विच इज नोन एज अ सेमीकंडक्टर. The chapter which is known as a semiconductor. Now, अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर, एज सच सेमीकंडक्टर में कोई स्पेसिफिकली डेरिवेशंस जैसा नहीं है. अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, सेमीकंडक्टर इज ऑल अबाउट द थियोरेटिकल, एंटायर थियोरेटिकल चैप्टर, ओके, पूरे का पूरा. तो उसमें कोई स्पेसिफिक क्या डेरिवेशन जैसा नहीं है, ओके, बराबर ना. पर अगर आप मुझे पूछो कि सर आपके अकॉर्डिंग अगर आपको ऐसे 6-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हो, ओके, तो आप किसको बता सकते हो कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें अगर पढ़नी है तो क्या पढ़नी चाहिए? तो फर्स्ट आपको पढ़ना चाहिए द स्टडी ऑफ रेक्टिफायर, ओके. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 3 मार्क के लिए आया है और काफी इंपॉर्टेंट है, ओके. तो आपको रेक्टिफायर अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिसमें आता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर. तो इसके अंदर आपको इसका वर्किंग, एट द सेम टाइम उसका जो ग्राफ है, वो सारी चीज आपको आनी चाहिए. बहुत इजी है ना, बहुत इजी है. तो आपको इसमें क्या क्या चीज अगर पूछे तो क्या ड्रॉ करना चाहिए? यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ओके. सर्किट डायग्राम इज कंपल्सरी. उसके बाद उसका वर्किंग आप बनाओ, और आफ्टर दैट सर्किट डायग्राम वर्किंग के बाद आपका जो मैंने बताया था वैसे ग्राफ, ठीक है. ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. सो दिस इज वन पार्ट. उसके बाद अगर मुझे कोई सेकंड पूछे कि सर उसके बाद देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायोड, ओके. हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्पेशल पर्पस डायोड, ओके. जैसे वन इज जिनर, अनदर इज फोटो, नेक्स्ट इज सोलर एंड द लास्ट इज LED, बराबर. तो इसमें सर आप किसको मतलब प्रेफरेंस दोगे? तो जैसे बताया कि जीनर तो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे पास 3 चीज सिलेबस में है, आपको याद होगा. वन इज फोटो डायोड, ओके, वन इज फोटो डायोड. नेक्स्ट हमारे पास है सोलर सेल, और लास्ट में हमारे पास क्या है? LED. नॉर्मली अगर इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, ओके, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो आपको इसका डायग्राम या तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने का आ सकता है. सबको पता होगा व्हाट इज डायग्राम एंड व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ओके. डायग्राम मतलब प्रॉपर जहाँ पे फोटो डायोड कैसा दिखता है, सोलर सेल कैसा दिखता है, तो उसका आपको अंदर का वो जो छोटा सा डायग्राम है LED का, ओके. LED में नॉट स्पेसिफिक एज सच एनी डायग्राम, तो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आता है. व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? जहाँ पे V वर्सेस I का ग्राफ दिया होगा, बराबर, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ. तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ये चीज पूछी जा सकती है फॉर 2 मार्क्स, ओके. ये एक पॉसिबिलिटी है. और
दूसरी पॉसिबिलिटी है 1 मार्क के लिए, ओके 1 मार्क के लिए आपको इसके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके छोटे छोटे क्वेश्चन का मतलब क्या है, दे कैन आस्क के सर हमारा एलईडी नॉर्मली कौन से बायस में काम करता है। सो एलईडी ऑलवेज वर्क्स इन अ फॉरवर्ड बायस, यस और नो। लाइट एमिटिंग डायोड ऑलवेज किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है, सबको पता है। ओके फिर कलर है ना, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूं मैं लेक्चर में कि कलर कौन कौन से होते हैं। तो मतलब आप किसको मिक्स करो, गैलियम आर्सेनाइड को मिक्स करो तो कौन सा कलर बनेगा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड एसाइड GaAsP, तो उससे कौन सा कलर बनेगा है? ये सारी चीजें एलईडी में एक एक मार्क के लिए आपको पूछी जा सकती है इन MCQ और शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर में। ओके सिमिलरली अगर हम बात करें सोलर सेल की, अगर हम बात करें तो सोलर सेल की, ओके तो सोलर सेल नॉर्मली नो बायस में काम करता है, मतलब हम उसको कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करते, ये भी आपको याद होगा। ओके और जब हम बात करते हैं फोटो डायोड की, तो आपको याद होगा फोटो डायोड एक्चुअली में किस में काम करते हैं, रिवर्स बायस में। तो देखो तीनों में प्रॉपर डिफरेंस है, फॉरवर्ड इज एलईडी, नो बायस सोलर सेल, रिवर्स बायस इज फोटो डायोड। परफेक्ट। ओके तो इसमें आपको छोटे छोटे 1 मार्क के बीए से पूछे जा सकते हैं। ओके सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द सेकंड पार्ट जो है रिगार्डिंग द फोटो डायोड, बराबर। नेक्स्ट अगर आप मुझे पूछो कि सर अब इसके बाद आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है, ओके व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। और एलईडी में मैं और एक चीज ऐड करता हूँ क्योंकि ये चीज मैंने देखा है कि प्रीवियसली पूछी गई है। ओके द ओनली वन थिंग एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। ओके ये बहुत इजी है, मतलब ये आप ना पढ़ो तो भी आप खुद से लिख सकते हो, फिर भी मतलब आई थॉट कि आपको बताना चाहिए। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी। ओके यस नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा थर्ड जो टॉपिक है उसका नाम है बीजेटी, बराबर। जो थर्ड टॉपिक है इसका नाम क्या है बच्चा, बीजेटी। बीजेटी इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके सो इसमें सबसे पहले आ सकता है हमारा एनपीएन या तो पीएनपी का वर्किंग, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आपको पूछा जा सकता है। ओके ये वर्किंग आएगा तो पक्का है कि आपको 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा, द वर्किंग ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दिस इज द वन पॉसिबिलिटी। ओके second possibility, the second possibility is the derivation। अब इसमें एक छोटा सा derivation है। okay now this derivation is the current relation, है ना, the current ratio relation that is known as a alpha and beta relation, बराबर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है काफी बार। तो यू कैन एक्सपेक्ट आइदर 2 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस और 1 मार्क क्वेश्चन MCQ बेस्ड में, कि सिंपल रिलेशन पूछ लिया या छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ लिया न्यूमेरिकल टाइप, ओके इन वीए से यू कैन एक्सपेक्ट इन अल्फा एंड बीटा। सो व्हाट इज यहाँ पे इसका डेरिवेशन का छोटा सा फंडा क्या है कि हमें सबको पता है कि हमारा जो एमिटर करंट होता है दैट इज द समेशन ऑफ बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ओके सो अगर मैं इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दूं कलेक्टर करंट से तो क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन आई सी इज इक्वल टू आई बी अपॉन आई सी प्लस 1। आई ई अपॉन आई सी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा। देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रॉपरली करूँ तो बीटा का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे बताने की जरूरत है, ये भी हमने डिस्कस करा हुआ है और आपको ये बहुत अच्छे से अभी आता है। ओके सो दिस इज अ डेरिवेशन जो आपको 2 मार्क के लिए आएगा, बोनस डेरिवेशन है, दो बोनस डेरिवेशन है, क्लियर हुआ ना। सो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज अ करेक्ट। ओके अल्फा माइनस 1 करोगे तो गलत आएगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। ओके सो अगर आपके पास अल्फा माइनस 1 लिखा हुआ है तो फिर आपकी गलती है, इट शुड बी 1 माइनस अल्फा। ओके याद रखो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड बीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये सबको पता होगा।
अल्फा इज अ करंट गेन इन कॉमन बेस, बीटा इज अ करंट गेन इन कॉमन एमिटर. ठीक है, अल्फा इज अ करंट गेन इन कॉमन बेस, बीटा इज अ करंट गेन इन कॉमन एमिटर. ठीक है, सो दिस इज अ बीजेटी डेरिवेशन जो मैंने बता दिया वो. नेक्स्ट तीसरा है ना, बीजेटी में अगर मैं कंटिन्यू करूं तो बीजेटी में जो कंटिन्यूएशन में हमारे पास पूछा जा सकता है वो है द इनपुट स्लैश आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. इनपुट स्लैश आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. So this can be asked for 2 to 4 marks. Is it clear? They can ask the individual characteristic for 2 marks. They can ask the entire. Okay, बीजेटी का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक करो तो 4 मार्क्स. ओके, तो यहाँ पे वेरिएशन है, 2 से 4 मार्क के बीच का वेरिएशन है. अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, तो आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा. ओके, 3 चीज दिमाग में याद रखना. ओके, अगर 4 मार्क पूछा, ओके 4 मार्क पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. अगर आपको याद होगा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का एक डायग्राम है. ओके, प्रॉपर जहाँ पे कॉमन एमिटर बनाया है. ओके, ट्रांजिस्टर. ओके, वो वाला डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ. सेकंड, आपको उसके बारे में छोटा सा शॉर्ट नोट जैसा लिखना है. ओके, याद होगा मैंने ये लिखवाया है क्लास में, जिसको हम बोलते हैं RI एंड RO. याद है आपको, इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस. चलो, इसके बारे में हम लोगों ने नोट डाउन करा है. ओके, और फाइनली है ना, हमारे पास ग्राफ आएगा. ओके, कि ग्राफ किसके और किसके बीच में है. ओके, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंड एवरीथिंग. ओके, सो मैंने बताया वैसे 2 to 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है. ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड ओके इन योर आंसर. ये चीज होनी कंपलसरी. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. ओके, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. अब ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर 3 मार्क्स. ओके, और ये 3 मार्क में आपको क्या क्या प्लॉट करना है. तो सबसे पहले आपको एम्पलीफायर क्या होता है उसका डेफिनेशन, व्हाट इज एन एम्पलीफायर. ओके, सेकंड आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का डायग्राम. ओके, नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग. ओके, और वर्किंग में आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि हमारा जो है ना आउटपुट वोल्टेज है दैट इज VO. ओके, वो VO आपका होगा नथिंग बट जो हमारा कलेक्टर करंट है जो आपको पता है मल्टीप्लाई बाय द RM. ओके, दिस इज योर कलेक्टर करंट. और मुझे बता सकते हो RL को क्या बोलते हैं. चलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RL सारे बच्चे, प्लीज लेट मी नो. सो RL इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस. वेरी गुड. RL इज नोन एज लोड रेजिस्टेंस, जो नॉर्मली हमारा आउटपुट साइड में कनेक्ट होता है. परफेक्ट. अब ये जो IC है, हमें पता है कि IC इज एक्चुअली बीटा टाइम्स IB. Therefore, your VO is beta IB RL. Now this बीटा की वैल्यू अगर आपको याद हो, ये बीटा एक तो बहुत बड़ा होता है, मतलब ये 50 से लेके, मतलब आपको याद होगा 800 900 तक भी जा सकता है, उसकी वैल्यू उतनी बड़ी हो सकती है. ओके, 50 100 एटसेट्रा. सो डोंट यू थिंक आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट करंट को मल्टीप्लाई हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ 50 या 100 या जो भी है, बराबर. हेंस it is working as a amplifier. Okay,
इट इज वर्किंग एज अ व्हाट बच्चा, एम्पलीफायर। ओके, और जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आपको एक दो चीज नोट करने लायक वो है, द आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर आर आउट ऑफ फेज। लिख के रखना, ये 1 मार्क एमसीक्यू में आ सकता है। आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज का मतलब है 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। सर नहीं समझा, व्हाट डू मीन बाय 180 डिग्री का फेज डिफरेंस? मतलब अगर आपका V इनपुट ऐसा है, लाइक दिस, तो आउटपुट आपको जो मिलेगा ना वो एम्पलीफाई होगा। एम्पलीफाई मतलब वोल्टेज बढ़ जाएगा, बट उल्टा होगा। क्लियर हुआ? सो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है, 180 डिग्री का डिफरेंस है, ये याद रखना है। ठीक है, ये चीजें है ना, ये चीजें आपको वहां पे क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ओके, सो ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर मैंने आपको बता दिया, कैन बी आस्क्ड फॉर द 3 मार्क। ओके, एंड लास्ट अगर मैं बात करूं, ओके, लास्ट में बात करूं सेमीकंडक्टर में, वो है अबाउट द लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स कैसा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें से 1/2 मार्क के ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो एमसीक्यू में जाएगा। ओके, सिंपल, आइडेंटिफाई द गेट, या इसका ट्रूथ टेबल क्या है। तो कौन कौन से गेट अवेलेबल है, वी हैव अ नॉट गेट। ओके, हमारे पास एंड गेट है, वी हैव और गेट, वी हैव नैंड गेट। ओके, उसके बाद नॉर गेट, और लास्ट में हमारे पास कौन सा गेट है बच्चा, एक्सऑर गेट। तो नॉर्मली है ना, वो 1 या 2 मार्क में ही पूछते हैं, क्योंकि वो सिर्फ पूछेंगे कि यार फॉर एग्जांपल नैंड गेट भी पूछा खुशी, तो वो सिर्फ उतना ही पूछेंगे कि एक्सप्लेन नैंड गेट। तो इसमें 3 मार्क के लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नैंड गेट के लिए लिख लिख के क्या लिख सकते हो, यू कैन ड्रॉ सिंबल, उसका एक्सप्रेशन दैट इज अ इक्वेशन, देन उसका ट्रूथ टेबल, हो गया। मतलब उसके बारे में 1 और 2 लाइन, दैट्स इट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये सबके हाफ हाफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। सिंबल के हाफ होता है, इक्वेशन दैट इज ए डॉट बी द होल बार, ट्रूथ टेबल का हाफ मार्क, तो उसके लिए वो थोड़ी एक एक मार्क देंगे, है ना। तो ना 1 और 2 मार्क एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 मार्क में पूछा तो यार आपके लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब 3 मार्क के लिए अगर कोई चीज पूछ गई अगर गलती से, तो मतलब पेपर बहुत ईजी है, ये समझ के चलना। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर। चेक कर लो यार, अभी जितना मैंने नोट डाउन करा, आपको सेमीकंडक्टर में इतना पढ़ना है, इंपॉर्टेंट। मार्किंग के साथ बता दिया कि कितने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ओके, दिस आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको सेमीकंडक्टर में पता होनी चाहिए। ठीक है, चल मूविंग टू द सेकंड। ओके, जैसे मैंने बताया वैसे आई एम गोइंग इन अ रिवर्स वे। सो आफ्टर सेमीकंडक्टर, ओके, अब मैं चैप्टर दूंगा अल्टरनेटिंग करंट और एसी सर्किट्स। अच्छा, माइंडेड, जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आई एम टचिंग ओनली द मेजर मेजर पॉइंट्स। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग लाइक कि इसके अंदर से कोई डेफिनेशन नहीं पूछा सकता, मतलब आप आगे आके फ्यूचर में ऐसा मत बोलना कि गला मत पकड़ना कि सर आपने तो बोला मैंने ये पढ़ के गया पर इसमें कुछ और आ गया। ओके, नहीं, ठीक है। सो करेंटली
जैसे मैंने बोला वैसा कि मैं सिर्फ ब्रीफ पॉइंट्स, मेजर मेजर पॉइंट्स कवर करूंगा। ओके, सो पहले आज मैं क्या करूंगा, आज मैं जो बताना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। आपके अगर कोई डाउट्स है, ओके, स्पेसिफिक चैप्टर के डाउट्स है, ओके, वो मैं उसके लिए एक अलग सेशन लूंगा जहाँ पे आप मुझे जो बोलोगे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो रुचित, आपका जो डाउट है फॉर एग्जांपल, या किसी का भी कोई डाउट है, ओके, पहले आप सुन लो सारी चीजें मेरी तरफ से। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा या उसके बाद का सेशन, वो डाउट सेशन होगा जहाँ पे आप कोई भी चीज ला के आ सकते हैं। चलो, मूविंग टू द एसी सर्किट। ओके, एसी सर्किट में जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है एवरेज स्लैश आरएमएस वैल्यू, बराबर, एवरेज स्लैश आरएमएस वैल्यू। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 1 मार्क के लिए पूछा जाए, ओके, या फिर 2 मार्क के लिए आ जाए, बट ज्यादा मुझे चांस लग रहा है 1 मार्क के लिए। और आपको पता है कि आई आर एम एस का जो एवरेज, सॉरी, आई आर एम एस जो होता है वो होता है I0/√2, ओके, विच इज 0.707 टाइम्स I0। और आपको पता है I0 को हम क्या बोलते हैं, पीक और मैक्सिमम वैल्यू। और जो दूसरा है हमारे पास, दैट इज आई एवरेज। आई एवरेज इज बेसिकली नथिंग बट 2I0/pi, which is 0.637 टाइम्स I0। ये दोनों वैल्यू हमारी साइन और कोसाइन वेव फॉर्म के लिए है ना। सो यू कैन नॉट जनरलाइज और बोल सकते हो कि यार सबके लिए ट्रू है, बट यस, हमारे सिलेबस में साइन या कोसाइन होता है, दैट्स व्हाई आई आर एम एस और आई एवरेज ये करेक्ट है। ओके, सो आई होप दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। तो यू कैन एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। एट द सेम टाइम एमसीक्यू में छोटा छोटा डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज एवरेज, व्हाट इज आरएमएस। नेक्स्ट, उसके बाद है द एसी एनालिसिस। द नेक्स्ट इज एसी एनालिसिस। अब आप बोलोगे सर व्हाट डू मीन बाय एसी एनालिसिस। ओके, एसी एनालिसिस का मतलब है व्हेन वी अप्लाइड अल्टरनेटिंग करंट टू प्योर रेजिस्टर, सेकंड प्योर इंडक्टर, एंड थर्ड प्योर कैपेसिटर। परफेक्ट। सो प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर, या प्योर हमारे पास क्या हो सकता है बच्चा, कैपेसिटर, इसका एनालिसिस आपको पूछा जा सकता है इन द एग्जाम। ओके, अगर ये एग्जाम में पूछा गया, अगर ये एग्जाम में पूछा गया तो दे कैन, यू कैन एक्सपेक्ट कि ये आपको 2 to 3 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो रजिस्टर यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 2 मार्क्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर यू कैन एक्सपेक्ट फॉर 3 मार्क्स। क्योंकि रजिस्टर में जो एनालिसिस है वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, बट इंडक्टर और कैपेसिटर में आपको और 2-3 चीजें बतानी पड़ती है। ओके, और वो चीज क्या क्या है वो अभी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूँ। ओके, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ओके, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एसी एनालिसिस आपको 4 पार्ट में आ सकती है। पहला रजिस्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा कैपेसिटर, और फोर्थ एंड फाइनल दे कैन आस्क यू अबाउट RLC, दैट इज LCR सर्किट, है ना। चौथा आपके उसमें डायग्राम में डायरेक्टली उन्होंने RLC बोल दिया है, बराबर। तो अब जो हमारा यहाँ पे है ना, अगर हम बात करें R की, तो हमें पता है कि यहाँ पे सिंपल जो हमारा R है वो होगा VRMS
अपॉन IR। ये सबको पता है। जो L है ना, दैट इज नोन एज अ इंडक्टेंस। चलो, कौन बता सकता है व्हाट इज अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? व्हाट इज अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? है ना? तो सबको पता है द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? फैरेड। So the resistance offered by the inductance, the resistance offered by the inductance is known as XL, जिसका फॉर्मूला है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओम यूनिट, और अब उसका फॉर्मूला है ओमेगा एल, विच इज 2 π FL। और अगर the resistance offered by the capacitor is known as a capacitive reactance, ओके, अगेन ये ओम है और इसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा C, विच इज वेरी गुड 1/2 π FC। और अगर हम RLC की बात करें बच्चा, सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द RLC सर्किट, नाउ RLC के अंदर, है ना, बहुत सारे टाइप पॉसिबल हैं। ओके, RLC में RL हो सकता है, RC हो सकता है ना, RLC तीनों आ सकता है। सो उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इम्पीडेंस। और इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ R² प्लस, यू नो दैट, XL माइनस XC द होल स्क्वायर। Now this, okay, is the first thing, okay, जो आपके एक जो एनालिसिस में आएगी, अपार्ट फ्रॉम द, अगेन देखो यार, ये सारी चीजें मैं क्लास में बहुत डिटेल में लिखवा चुका हूँ। ओके, तो मैं सिर्फ मेजर मेजर पॉइंट कर रहा हूँ। सो आई एम नॉट ड्रॉइंग द डायग्राम एंड एवरीथिंग। सो इट इज अंडरस्टूड दैट डायग्राम इज कंपल्सरी। मैंने फिजिक्स में बोला है कि डायग्राम के बिना आपका कोई आंसर नहीं होना चाहिए। सो डायग्राम इज कंपल्सरी। ओके, सेकेंड, जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो यहाँ पे आप बोलोगे योर रेजिस्टेंस इज, वी कैन से F⁻0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। देखो, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको ये MCQ या VSA में पूछा जाएगा। ओके, बट अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सेल की, सो एक्सेल इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे बात करें XC की, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, जेड का रिलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, वो डिपेंड कर सकता है कि, है ना, तो हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके आंसर में आना चाहिए, वो होना चाहिए, ओके, योर वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। आई होप ये याद होगा आप लोग को, दे आर इन सेम फेज, है ना। इसीलिए आपका जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और आपका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है cos⁵, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 1, जिसकी आपकी वैल्यू क्या होती है बच्चा? 1। फॉर प्योर इंडक्टर, वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2 रेडियन,
that is 90 degree. Therefore in that case your power factor is 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चा 0. प्योर कैपेसिटर में अगर हम बात करें तो करंट लीड्स वोल्टेज pi by 2. In that case the power factor is again 0. और लास्ट लास्ट जो हमारा है अबाउट द Z, इसमें हम लीडिंग या लैगिंग का स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल सकते. तो हम यहाँ पे फाई कैलकुलेट कर सकते हैं विच कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाय R. और ये सबको पता है, फाई को लिख सकते हैं XL माइनस XC अपॉन R. अगर XL ग्रेटर देन XC है, अगर XL ग्रेटर देन XC है, तो वोल्टेज विल लीड द करंट. अगेन ये पता है सबको. और अगर XL लेस देन XC है तो उल्टा, करंट लीड्स वोल्टेज. और यहाँ पे जो पावर फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं cos phi, उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज R by Z, जो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल को डायरेक्टली सॉल्व करवाएगा. So this is the basically you can say the analysis of RLC या RLC. अगर RLC पूछा जाएगा तो पक्का है 3 मार्क के लिए ही आएगा. सो एक्सपेक्ट करके चलो. तो ये आपको बता दिया, these are the things. Moving to I will again reiterate all the points that मैंने यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ. आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स मैं पहले बता चुका हूँ. टिया मेहता, मैंने ऑलरेडी कैसे डिटेल में लिखना है सारी चीजें बताई है. इट शुड बी अ प्रॉपर आंसर. ये सिर्फ पॉइंट्स है 2 या 3 पॉइंट्स. मैंने बोले कि ये होने चाहिए आंसर में, इसके अलावा बहुत सारी चीज और है जो आंसर में होनी चाहिए. तो अगेन मतलब बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं टिया. आई डोंट थिंक सो कोई कंफ्यूजन होना चाहिए आपको. द नेक्स्ट इज जो पावर वाला पार्ट है वो पूरे का पूरा स्किप है, तो आपको वो पार्ट नहीं पढ़ना है. दैट पार्ट आपको नहीं पूछा जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एलसी एसी सर्किट में आता है वो है एलसी ऑसिलेशन. जो नेक्स्ट है वो क्या है बच्चा, एलसी ऑसिलेशन. एलसी ऑसिलेशन अगर पूछा जाए तो वो पूछा जा सकता है अगेन फॉर 2 to 3 मार्क्स. ज्यादा चांस है 3 मार्क्स के लिए. और अगर 3 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये 3 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो आपको उसके लिए प्रॉपर है ना थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग देना पड़ेगा कंपेयर टू द 2 मार्क्स. सिंपल. सो एलसी ऑसिलेशन में आपको डायग्राम्स बनाने हैं. तो मैं देखो यहाँ पे डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे एक डायग्राम नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक भी चेक करना. यहाँ पे 3 से 4 डायग्राम है, बराबर. तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स. और वहां पे आपके फॉर्मूलाज आने चाहिए दोनों के. एक फॉर्मूला होना चाहिए. कौन सा? एक तो है हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जिसका फॉर्मूला है 1/2 Q0² C. एंड जो दूसरा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का, विच इज 1/2 LI0². So technically है ना, LC oscillation is basically what कि it is the constant conversion of electric energy to magnetic energy and vice versa. The meaning of this statement is that UE
इज इक्वल टू यूबी एंड यूबी इज इक्वल टू यूबी, मतलब उल्टा होता रहेगा. सो पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट होगी फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक में, देन दूसरे टाइम मैग्नेटिक वाली एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक में, और ये वाइस वर्सा चलता रहेगा. ओके, तो कई बार क्या होता है कि अगर हमें ज्यादा नहीं पता तो डायग्राम, ये इक्वेशन और थोड़ी सी थियरी भी आपने डाल दी तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑलमोस्ट फुल मार्क्स मिल जाएंगे इन द क्वेश्चन. क्लियर है ना? थोड़ा बहुत आपने नोट डाउन कर लिया प्रॉपरली, 3-4 लाइन भी लिख दी है. और ये दो इक्वेशन, दैट्स व्हाई मैंने बताया दो इक्वेशन, मतलब उनको पता चल गया कि बच्चों को पता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, एंड डायग्राम्स बना दिए. सो डायग्राम्स पे बहुत मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो दिस इज अबाउट द एलसी ऑसिलेशन. एंड नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, जिसको मैं सबसे हाईएस्ट वेटेज दूंगा इन द एंटायर एसी चैप्टर, जिसका नाम है रेजोनेंस. ओके, जिसका नाम है रेजोनेंस. मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आना चाहिए फ्रॉम रेजोनेंस पक्के से. okay? पक्के से आएगा एक क्वेश्चन. ओके, नाउ दैट कैन बी फॉर 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क, कोई भी एक आ सकता है पर आएगा सही. ओके, क्या आ सकता है चलो बता देता हूँ. पहले तो रेजोनेंस के टाइप, तो एक है सीरीज, दूसरा है पैरेलल. ओके सर, दोनों में से किसकी ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है? मैंने आपको लिख के दिया वैसे ही. फर्स्ट पॉसिबिलिटी सीरीज, सेकंड पॉसिबिलिटी पैरेलल. ओके, सेकंड सर, इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला? ओके यस, दे कैन आस्क फर्स्ट 1 मार्क स्मॉल क्वेश्चंस ऑन एमसीक्यू या वीएसए. रेजोनेंस क्या होता है? ओके, या फिर सीरीज रेजोनेंस को क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है या नहीं. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें, सब चीज क्लास में डिस्कस करी है. या तो आप टेक्स्ट बुक में रीड करना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस या पैरेललिज्म. ठीक है, सब चीज बताई है मैंने. एक्सेप्टर, रिजेक्टर, ये वर्ड आपको पता होंगे, एप्लीकेशंस पता होंगे. ओके, करंट मैक्सिमम होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, एंड पैरेलल में उल्टा. ओके, ये एक एक पॉइंट है जो आपको एमसीक्यू या वीएसए में बन जाएगा. ओके, ये तो 1 मार्क. देन 2 मार्क, 2 मार्क डेरिवेशन आप एक्सपेक्ट करो. ओके, 2 मार्क डेरिवेशन एक्सपेक्ट करो रिगार्डिंग द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, which is 1/2 pi under root of LC. ओके, 1/2 pi under root LC. ये कहाँ से आया है सबको पता है, XL इक्वल टू XC को लाके आप डेरिवेशन करते हो. मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत इजी डेरिवेशन है. ओके, ये 2 मार्क के लिए आपके पास बन जाएगा. ओके, तीसरा 3 मार्क, एक्सप्लेन एनी एंटायर रेजोनेंस, पूरा. ये 3 मार्क के लिए भी आ सकता है या पूरा 4 मार्क के लिए भी आएगा. अब 4 मार्क में आएगा तो सब चीज लिखनी है. ओके, प्रॉपर वे में. ओके, क्या क्या डायग्राम आएगा, एक तो बढ़िया सा डायग्राम बनाओ, उसका प्रॉपर एनालिसिस दो. व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस में आपको लिखना है कि आप डेरिवेशन कर दोगे उसमें कि आप एफ आर की वैल्यू कैसे लाए. ओके, उसके बाद आपको याद होगा उसका ग्राफ है. ओके, आपको याद होगा उसका ग्राफ है. ओके, बेल शेप कर्व जिसको बोलते हैं. ओके, वो आएगा. और उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो ये पूरा क्वेश्चन 4 मार्क में बन सकता है. द लास्ट 4 मार्क सेक्शन डी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज अ वन क्वेश्चन जो आ सकता है. आइदर सीरीज या पैरेलल, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा. ठीक है, सो टेंशन मत लेना कि दोनों साथ में आएंगे, नहीं, पर दोनों साथ में आ सकते हैं इन अ 2 और 3 मार्क क्वेश्चन. द डिफरेंस और डिफरेंशिएट बिटवीन, ओके, क्या सीरीज वर्सेस पैरेलल, डिस्टिंग्विश अच्छे से प्रॉपरली करके जाना. ओके, तो आपने अगर एनालिसिस ये पढ़ा हुआ है तो डिस्टिंग्विश तो आ ही जाएगा. वैसे मैंने अभी बोला उसमें 2-3 पॉइंट तो ऐसे आ गए थे, है ना. तो ये आपको
2 मार्क के लिए पूछा जाए तो 2 डिफरेंस, 3 मार्क के लिए पूछा जाए तो 3 डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया है फॉर सेफर साइड व्हेन दे आस्क 2 मार्क डिस्टिंग्विश राइट 3 पॉइंट्स and when they ask 3 mark distinguish write 4 points। ठीक है, एक पॉइंट बोनस में लिख के जाना, नहीं पता तो छोड़ देना चलेगा, गलत मत लिखना। इज इट ओके? नहीं पता है तो गलत नहीं लिखना है, नहीं ऐसी गलती मत करना, जबरदस्ती नहीं लिखना। 3 पता है तो 3 लिख के आए तो मार्क्स मिलेंगे आपको, उसके लिए मार्क्स कट नहीं होंगे। एक सेफर इसके लिए बोला, पता है तो लिख के जाओ, इट्स गुड। ओके, नहीं पता तो छोड़ दो, दैट्स इट, हो गया। एसी सर्किट जहां पे एक्चुअली में खत्म हो गया पूरा, अगर आप चेक करो तो। इसके बाद क्यू फैक्टर, शार्पनेस, टोक एक्सेट्रा इज पार्ट ऑफ रिड्यूस्ड पोर्शन। ओके, सो हमें नहीं पढ़ना। ओके, हो गया, समझा? एसी सर्किट भी क्लियर है सबको? यस और नो? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। आफ्टर दिस, है ना, आफ्टर दिस अगर हम चाहे तो हमारे पास है अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। अब तो अब मैंने आपको बता दिया एसी में क्या क्या है। अगर आपको उसमें कोई डेरिवेशन मिला, वो डेरिवेशन पूछा जाएगा, बट डेरिवेशन नहीं मिला तो नहीं है डेरिवेशन। तो अब देखो, ये z कहां से आया? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर, कहां से आया? समवेयर कहीं से आया होगा ना, कुछ तो लिखा होगा। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल कहां से आया? एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी कहां से आया? तो उसके लिए थोड़े से स्टेप्स होंगे ना, वो चीज इसके एनालिसिस में आ गई। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो आई एम नॉट सेइंग डेरिवेशन नहीं है, पर उसमें डेरिवेशन पूछने का तरीका अलग है। तो आई होप दिस शुड बी क्लियर। एंड चलो लग याद, इसमें और एक चीज बता दो। इसमें और एक होता है जो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कंपलसरी, जिसका नाम है फेजर डायग्राम। ओके, जिसका नाम क्या है? फेजर डायग्राम। अगेन मैंने बोला था मैं सिर्फ मेजर पॉइंट टच कर रहा हूँ, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, बट यस, फेजर डायग्राम हर एक में बनना कंपलसरी है, वेदर इट इज आर, वेदर इट इज एल और वेदर इट इज सी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला सिंपल क्या है जो इतनी बार पूछा गया है? फेराडेज लॉ और लेंजेस लॉ। अब तो सब आपको भी रट के हो चुका होगा, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं पता। फेराडे के 2 लॉ हैं, लेंजेस का एक लॉ है। ओके, और ये आप 1/2 मार्क के लिए एक्सपेक्ट करके जाना। ओके, आ सकता है, आराम से आ सकता है सर। उसमें और 2-3 चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल के एप्लीकेशन ऑफ लेंजेस लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंजेस लॉ है। ओके, उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं अभी के लिए, एप्लीकेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सर ये पढ़े या ना पढ़े? ओके, यू कैन रीड, यू कैन रीड दिस पार्ट। माय पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलेगा। एप्लीकेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लेंसेज लो, 1 टाइम 2 टाइम यू कैन रीड एंड देन गो अहेड, कोई इशू नहीं है, ज्यादा उस पर स्ट्रेस मत देना। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है कि लेंसेज लॉ क्या होता है या फेराडेज लॉ क्या होता है, तो आप ये दोनों के आंसर अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ओके, इफ यू रीड द आंसर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन, बेसिकली दे आर नथिंग बट जो स्टेटमेंट ऑफ लेंसेज लॉ है ना, वो खींच तान के 2 मार्क का या 3 मार्क का आंसर बनाएंगे। ओके, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप
चाहो तो उसमें वो मैग्नेटिक का जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो भी घुसा सकते हो। याद होगा आपको कि एक कॉइल है, कॉइल के बाजू में एक मैग्नेट को लेके आ रहे हैं, है ना। वो सारी चीज आप उसमें लिख दो ना तो भी बहुत चलेगा। उसके सब चीज के लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, दैट्स व्हाई वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मूविंग टू जो हमारा नेक्स्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अभी स्टार मार्क करने वाला हूँ। ओके, जो 4 मार्क पहले पहले आ चुका है, okay? जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ, और उसमें भी 4 मार्क में ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, करके जाना ही है, ये तो आएगा ही, वेरी हाई चांस। ओके, सो ईएमएफ या ईएमआई से ये डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। सो डेरिवेशन का एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। कंसिडर करो हमारे पास ये कॉइल है, कॉइल में ये कंडक्टर डाल दिया है। कंडक्टर को आप ऐसे इस डायरेक्शन में वी दे रहे हो। ओके, फिर दिस इज बेसिकली एक्स। ये पूरे चीज को हम ओके क्रॉस में रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, सबको पता है। और आपको पता है कि हमारे पास बिकॉज ऑफ दिस ओके यहाँ पे एक करंट जनरेट होगा, है ना? तो सबसे पहले हमें पता है द फ्लक्स जो जनरेट होने वाला है। ओके, द फॉर्मूला फॉर फ्लक्स इज बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पे थीटा जीरो है ना, थीटा जीरो है इसलिए कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद जो ये है वो एल है। ओके, तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा बी इंटू एल इंटू एक्स। ओके, फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड है इन फेराडेज लॉ वो होता है डी फाई बाई डी टी। तो जब हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी बी एल एक्स बाई डी टी। तो यहां से ये हो जाएगा बी एल टी, बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल टी। फाइन, नाउ यहां से है ना, यहां से और एक चीज हो सकती है कि मान लो कि ये जो कंडक्टर है उसके अंदर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज अ चार्ज पार्टिकल। और आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू बी वी साइन थीटा। आई होप सबको याद होगा ये, द फॉर्मूला इज क्यू वी बी साइन थीटा। अगेन यहाँ पे साइन थीटा में थीटा को 90 करके हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को लेके जा सकते हैं क्यू वी बी, अगर लेके जाना है तो, है ना, इफ यू वांट मैक्सिमम करना है तो मैं बात कर रहा हूँ। नहीं करना है तो क्यू वी बी साइन थीटा को लेके भी आप प्रोसीड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नाउ जो हमारा फोर्स होता है वो नॉर्मली क्या होता है, वर्क डन अपॉन द लेंथ, यस और नो। द फोर्स इज नथिंग बट द वर्क डन अपॉन द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। सो वर्क डन अपॉन लेंथ करेंगे। ओके, therefore I can easily say your work done will be equal to nothing but QVB sin theta मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा एल, मल्टीप्लाई बाय एल। इसको आप सेकंड दे दो अभी, अभी के लिए, फिर आगे जाओ। आगे जाने के बाद आप लिख सकते हो ईएमएफ इंड्यूस्ड, और ई को आप लिख सकते हो वर्क डन अपॉन द चार्ज। वर्क डन को वापस लेके आओ जो अभी आपने फाइंड किया है, क्यू बी साइन थीटा एल अपॉन, तो करो। So can I say it will be Q V B sine theta L upon Q. Therefore, can I say E is equal to L V B sine theta? Yes or no?
इसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चा हो जाएगी L इंटू वी इंटू। बच्चा पार्टी क्लियर हुआ ये? हाँ के ना? तो ये सेम चीज हमने फेराडे से भी प्रूव करी, और ये सेम चीज हमने किससे प्रूव करी? हमारे बेसिक जो नॉलेज है, जिसमें हमारा वर्क डन फाइंड करना है और हमारा ईएमएफ फाइंड करना है, उससे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों से वी कैन प्रूव दिस। ओके, और यहां से और एक फोर्स जन्म लेता है जिसका नाम है, आपको याद होगा, लॉरेंट्ज फोर्स। क्या नाम है इसका? लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है? द नेट फोर्स is the summation of the force in electric field plus the summation of the force in magnetic field. Expect कर सकते हो for 1 mark. What is the Lorentz force? Okay. Is it clear? सारी चीजें clear हुई? Please let me know. So this is the motional EMF translational motion वाला part. Okay. Next. After this, the next जो part है हमारा, okay, जो next part है वो है continuation of motional EMF in a rotating bar. कौन सा है बेटा? मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग bar. सो क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार? ओके, तो इस केस में आपको याद होगा, हमें इसमें अज्यूम करना है, अगेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अंदर हमने ऐसा एक रॉड रखा हुआ, और ये जो पॉइंट है वो हमारा फिक्स पॉइंट है, और उसको हम इस, मतलब हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं ओमेगा के साथ। यस, सो दिस इज अ वेलोसिटी v, टोटल लेंथ इसका L है, और मैं इसको छोटा सा अज्यूम कर रहा हूँ लेंथ dr। सबको याद होगा, स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस्ड dE शुड बी इक्वल टू, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रूव करके दिखा कि इट इज LVP। ओके, सो मुझे लिखना पड़ेगा P इंटू B टू dr। देयरफॉर अगर मुझे नेट ईएमएफ फाइंड करना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में मैं डालूंगा 0 dr की लेंथ 0 टू L, B के जगह डालोगे R ओमेगा dr। यहाँ से बी ओमेगा कॉमन ले लो, R का इंटीग्रेशन होता है R²/2, ये होता है L या 0। सो आंसर आ जाएगा 1/2 d ओमेगा x²। आप इसमें से डेरिवेशन से भी ज्यादा न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करके चलना, ये फॉर्मूला, ठीक है ना? ज्यादा चांस न्यूमेरिकल के है ये फॉर्मूला पे कंपेयर टू द डेरिवेशन। सो याद करो, हाफ बी ओमेगा L², बस ये फॉर्मूला याद करके जाना। नाउ आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर दिस अगर हम बात करें, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर।
तो इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि हमने ई तो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, विच इज एल बी वी, बड़ी मेहनत से वी हैव प्रूव दिस। और हमें पता है कि हमारा जो करंट होता है वो क्या होता है, सो वी नो दैट द करंट इज बेसिकली ई बाय आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सो ये क्या हो जाएगा, एल बी वी बाय आर। ओके, और अगर मुझे पता है कि इसमें पावर फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, पावर इज आई स्क्वायर आर, ठीक है। सो आई स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसके पास फॉर्मूला क्या बचेगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर। चलो, सबको क्लियर हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर। ओके, अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पावर। ओके, ये वन पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी कि एक अप्रोच जो हमने ये लिया, दूसरा अप्रोच हम क्या ले सकते हैं कि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो, है ना, अगर आप फॉर्मूला यहाँ पे देखो, हम ये रॉड को वेलोसिटी v के साथ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं, बराबर ना। तो इन मैकेनिक्स आपको पता है, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स द पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, यस और नो, द फॉर्मूला फॉर द पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। नाउ फोर्स इज बेसिकली, अगर एक कंडक्टर में आप चेक करो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल बी इंटू वेलोसिटी। ओके, अगेन आप यहाँ पे आई एल बी में साइन थीटा कंसिडर नहीं करोगे क्योंकि थीटा आपका 90 है। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें, सो सर्किट में करंट कितना जा रहा है, एल वी वी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल बी वी, इट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय। Did we arrive at the same formula with both the method? हाँ कि ना, चलो please let me know. Did we arrive at the same formula with both the method? तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज द क्रक्स, ये क्या बोलने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए इसका टॉपिक का नाम क्या है, इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर। ओके, induction and energy transfer. What is the meaning of this statement? Is the work done or the power generated in the loop appears as heat energy. Did you understand this? The work done in the loop appears as the heat energy. मतलब क्या बचा, ये जो आपने अभी करा, ये that is a work done in the loop, जो हुआ है, या पावर जनरेटेड इन द लूप, और ये जो आपको है, ये जो आपको मिला है, दैट इज द वर्क डन और द हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो मतलब क्या है, जितना काम आपने किया वो यूटिलाइज किस में हो गया, हीट में डिसिपेट हो गया। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन अंडरस्टूड? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफर इन द क्लोज्ड लूप। ऐसा करके कोई क्वेश्चन आए तो आपको दोनों से पावर का वैल्यू डिराइव करना पड़ेगा और फिर लास्ट में लाइन लिखनी पड़ेगी, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, it is clear that the power generated in the loop appears as the power as a heat energy loss. क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ जाना चाहिए। सो दिस कैन बी एक्सपेक्टेड एज अ 3 mark, बट ये इसको मैं ओके ओके पूछूंगा, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये इतना हाई वेटेज है।
चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, जिसको मैं बोलूंगा एडी करंट। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? एडी करंट। 2 मार्क क्वेश्चन, स्ट्रेट अप फॉर 2 मार्क क्वेश्चन, कुछ ज्यादा नहीं, नो नॉनसेंस, पढ़ के जाओ। ओके, प्रीवियसली पूछा गया है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप गो थ्रू करोगे तो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। तो हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जा सकता। ओके, तो यू कैन एक्सपेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क करो। इसमें बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट। ओके, पहले तो इसका इक्वेशन, दैट इज E is equal to L di by dt, और दूसरा n phi is equal to Li। अगर n बने तो दिक्कत नहीं है। ओके, यूनिट आपको पता है, इट इज हेनरी। डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं डायमेंशन। which is L2 M1 T minus 2 I minus 2। डेफिनेशन आ सकता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। पूछा जा सकता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इसको पूछने के 2 तरीके, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर स्लैश जिसका नाम है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी। दोनों का आंसर सेम होगा। सो आई थिंक आपको पता होगा कि इसके डेरिवेशन के लिए अगेन, जब आपको मैं पेपर करवा रहा था ना, जब पेपर डिस्कशन, तब ये था एक्चुअली। ओके, सो जो आपका डी डब्ल्यू होता है, दैट इज अ स्मॉल वर्क डन। ओके, वो होता है एफ, बराबर। व्हाट इज अ वर्क डन का फॉर्मूला? तो एक तो एफ डी एक्स होता है, या तो अगर हम दूसरा लिखे, अगर मैं सेकंड लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट आउट ई टाइम्स डी क्यू। ई को एज इट इज रखो, डी क्यू के जगह पे डाल सकते हो आई डी टी। ई इज अ ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो ये हो सकता है एल डी आई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय आई डी टी। सो डी टी कट हुआ, therefore अब इंटीग्रेशन करेंगे तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू I L I डी। देख लो क्या वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव हो गया, हाफ एल आई स्क्वायर। समझा आके ना? ये वर्क डन बेसिकली एज अ एनर्जी स्टोर होगा मैग्नेटिक इंडक्टर। ओके, किसी को कोई डाउट है या समझ में आया है, प्लीज लेट मी। यहाँ तो क्लियर है सबको? वर्क डन इज हाफ एल आई स्क्वायर। यस, ओके। और कैन आई से इफ I equal to 1, if I equal to 1, can I say L is equal to 2W? L equal to 2W। तो ये पता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस द वर्क डन इन एस्टैब्लिशिंग
the magnetic flux associated with the unit current in the circuit. L equal to 2W, ये पूछा जा सकता है. तो डेरिवेशन अगर पूछा जाए 2 मार्क्स में तो आपको ये पूरा डिराइव करना पड़ेगा, हाफ एल आई स्क्वायर तक लाओगे, उसमें फिर आप आई इक्वल टू 1 डालोगे और फिर आप कैलकुलेट करोगे. So I hope this should be very much clear. Next, moving to the next part. Okay, अगर हम बात करते हैं EMI की, so next part is inductance, और जिसको मैं बोलूँगा self inductance of a solenoid. इसमें मैं 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार बोर्ड्स में, मतलब 2 में से एक आना चाहिए. या तो वो पूछेंगे आपको 1 मार्क में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, या 2 मार्क में फैक्टर्स ऑन विच इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड. देख लो, 2 चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है. तो बेसिकली पहले तो फॉर्मूला देख लो कैपिटल एल का. ओके, क्या फॉर्मूला है? द फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल टाइम्स ए. ठीक है, फॉर्मूला देख लो, क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल टाइम्स ए. आपको पता है एन क्या है, सबको पता है. ओके, एन इज कैपिटल एन बाय एल. तो अगर ये डाल दो ना तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बाय एल हो जाएगा. तो यहां से बहुत सिंपल है कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. अगर, है ना, सबको समझाओ, क्योंकि ऊपर एक एल है नीचे एल स्क्वायर है, तो एक एल और एल स्क्वायर कट हो जाएगा साइलिन, दैट्स व्हाई. दूसरा, कैपिटल एल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल है. कैपिटल एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. आर स्क्वायर मतलब रेडियस, क्योंकि एरिया जो होगा तो आप पाई आर स्क्वायर डाल सकते हो. तो फैक्टर्स पे जो डिपेंडेंसी है ना वो मैंने बता दिया आपको. ओके, या तो सेल्फ इंडक्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एज, फिर ऑप्शंस देंगे. ओके, आई थिंक जेडब्ल्यू स्टूडेंट एग्री करेंगे, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में आया था. यस और नो? एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन स्क्वायर, ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. ओके, तो ऐसा सेम आप एमसीक्यू में एक्सपेक्ट करो बोर्ड्स में. तो इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये एक छोटा सा पार्ट हो गया. न्यूमेरिकल बेस्ड कोई एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क क्वेश्चन अगर आए, वो आ सकता है सीरीज वर्सेस पैरेलल ऑफ इंडक्टेंस. तो आपको पता है ना एल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 प्लस L2. मतलब आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है. और 1/LP is equal to 1/L1 plus 1/L2 plus 1. Okay, so this is basically series versus parallel. Okay, क्या तक क्लियर है सबको परफेक्टली? इसमें और कुछ नहीं है, मतलब, है ना, इसमें सीरीज या सेल्फ इंडक्टेंस में और कुछ नहीं है. ओके, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस. नेक्स्ट है वो क्या है बच्चा? म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपल के डेफिनेशन दे कैन आस्क,
यूनिट डायमेंशन सब सेम रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस की तरह। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, ES सेकेंडरी का वोल्टेज इज M dIP/dt प्राइमरी का करंट। सो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, सो आई डोंट थिंक सो यहाँ बताने की जरूरत है। ओके, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक छोटा सा पार्ट है जो एक्स्ट्रा है, वो मुझे इस बार लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। 1 मार्क। मेरे हिसाब से ये अच्छे से करके जाना, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके, व्हिच इज M is equal to K under root of L1 L2। okay? M is equal to K under root of L1 L2। यहाँ पे हम लोग को पता होगा K अगर 1 होता है तो इसको हम परफेक्टली कपल्ड बोलते हैं। K ग्रेटर देन 0.5 होता है तो हम उसको टाइटली कपल्ड बोलते हैं। K लेस देन 0.5 होता है तो हम उसको लूजली कपल्ड बोलते हैं। और ये 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है, या फिर फॉर 2 मार्क द फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिपेंड्स। ओके, तो ये चीज भी आप लोग को प्रॉपर नहीं मिलेगी, है ना। पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, एवरीथिंग। ओके, तो सब चीज कवर करी है और मैंने बता दिया कि क्या चीज है, पढ़नी भी है ना। तो ये आप लोग विदाउट फेल पढ़ के जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कौन कौन सी चीजें मैंने स्टार करके बताई, ये अगर आप चेक करोगे तो सो मैंने स्टार किया है मोशनल EMF बराबर। दूसरा क्या स्टार किया मैंने, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तीसरा ओके जो मैं अब स्टार करने वाला हूं, जो मुझे लग रहा है कि हाईली हाईली चांसेस पूछा जाएगा, ट्रांसफर। एक क्वेश्चन, ओके एक सिंगल क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन लास्ट पूरा 4 मार्क के लिए आ जाए, पूरा का पूरा। मतलब आप डिफाइन करोगे पहले, आप उसका प्रिंसिपल बनाओगे कि भाई प्रिंसिपल क्या है बेटा तेरा, के बाद आप उसका कंस्ट्रक्शन दे सकते हो, बेसिक कंस्ट्रक्शन कि ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाया जाता है। आप उसके टाइप डिस्क्राइब करोगे, 2 टाइप होते हैं, स्टेप अप। ओके, हॉलीवुड मूवी की बात नहीं कर रहा, ट्रांसफॉर्मर के टाइप की बात कर रहा हूँ। स्टेप डाउन, उसके बाद स्टेप अप और स्टेप डाउन के बाद वर्किंग पूछा जा सकता है। और फाइनली उसका जो इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको सबको पता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू K, where K is ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसको आपको ऑलरेडी पता है दैट K अगर ग्रेटर देन 1 है, अगर K ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप, और K लेस देन 1 है तो स्टेप। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड विच इज P आउटपुट अपॉन P इनपुट, which is ES upon IS upon EP upon I।
Very important formula, very important, I can say, the part of EMI. मतलब इजी भी है, और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखो तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बराबर। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। क्लियर है यहाँ तक सब लोग, सारे बच्चे, एवरीवन? यस, परफेक्ट, ओके। सो आई थिंक विथ दिस यार, है ना, आई कैन से हमारा ये चैप्टर दैट इज ईएमआई इज आल्सो डन। परफेक्ट यार, हमारा ईएमआई भी हो गया। सो देख लो, ईएमआई में भी इतनी चीजें, फेराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ रोटेटिंग के लिए, इंडक्शन एनर्जी ट्रांसफर बता दिया, एडी करंट बता दिया, ट्रांसफॉर्मर के बारे में बता दिया। ओके ओके। नाउ एक छोटा सा जो चैप्टर है उसका मैं सिर्फ आपको बेसिक बता देता हूँ ताकि हमारे आज 4 चैप्टर कवर हो जाए। द लास्ट इज मैग्नेटिक मटेरियल फॉर द डे। ओके, इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स बिकॉज ये बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, कोई बता सकता है ये चैप्टर का वेटेज कितना है मैग्नेटिक मटेरियल का? चलो किसी को बताएं ये चैप्टर का वेटेज क्या है? तो ये है 4 मार्क विथ ऑप्शन 5 मार्क। तो मैग्नेटिक मटेरियल इज बेसिकली 4 मार्क कंपल्सरी, 5 मार्क विथ ऑप्शन, मतलब 5 मार्क का ये चैप्टर से पूछा जाएगा। अब द बेस्ट पार्ट इज, अगर ये चैप्टर आप जोरदार तरीके से कर लो ना, जोरदार तरीके से, ओके, तो मतलब 5 मार्क आपके जेब में फिक्स है। 5 मार्क तो आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे इसमें क्या पूछा जाएगा ना, वो हम इजीली इजीली डेसिफर कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकली। और आप भी बोलोगे कि हाँ सर इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, मतलब 5 मार्क में क्लियर है कि क्या पूछा जाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में 75% इसमें रिड्यूस हो गया है। ओके, 75% रिड्यूस हो गया है। ओके, तो पहला जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी क्या पता पूछा जाए, डेफिनेशन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके, विच इज m इंटू 2l। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। सेकेंड, अपना क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन, स्टार कर लो, आने ही वाला है, आने ही वाला है, कर लो। ओके, क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 100% आएगा ये, ठीक है। तो अब बोल दिया 100% क्वेश्चन आएगा, तो नहीं करके जाओगे क्या? मतलब बोल रहा हूँ कि आने वाला है तो फिर नहीं करोगे क्या? 3 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको करके जाओगे कि सर वो तो जेब में पहले रखनी है। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन क्या है? यू हैव टू प्रूव दैट कि व्हाट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, करंट इज बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम, एरिया इज पाई आर स्क्वायर क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, ई अपॉन, सर टाइम पीरियड होता है अगर हम बात करें तो 2 पाई आर, दैट इज सरकमफरेंस अपॉन द वेलोसिटी, तो v ऊपर चला जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर आ गया सर। तो पाई पाई कट हुआ, आर आर कट हुआ, ओ सर हो गया सर, EV/2। एकदम चिंदी डेरिवेशन, मतलब बहुत चिंदी डेरिवेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय m भी कर लो अगर आपको करना है तो, EV/2 मल्टीप्लाई बाय m डिवाइड बाय m। और आपको पता है MVR इज व्हाट? MVR इज
एंगुलर मोमेंटम। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखे, यहाँ पे माइनस साइन आती है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो एमओ अपॉन एलओ आपका ई बाई टू एम आता है, जिसको आप प्यार से, है ना, प्यार से बोलो, क्या बोलोगे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो। वैल्यू भी बताए, वैल्यू याद करके जाना, ये घोंचू मतलब वैल्यू याद नहीं करके जाओगे और एग्जाम में पूछा जाएगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो का। ओके, 8.8 इंटू 10 कूलम पर केजी, याद करके जाओ, वहां कैलकुलेट करने मत बैठो कि हाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था 1.6 इंटू 10⁻19 2 है, और एम की वैल्यू सर 9.1 इंटू 10⁻31 है। अब मैं लॉग टेबल से उसको डिराइव करूंगा। ओके, तो मत करो, 8.8 इंटू 10⁻10 पता होना चाहिए। ओके, दूसरा, ओके, हमें पता है कि जो हमारा एलओ है वो है NH अपॉन 2 पाई अकॉर्डिंग टू बोअर्स फॉर्मूला, बोअर्स पोस्टुलेट, बराबर। तो हमारा जो एमओ होगा वो है E/2m इंटू NH/2 पाई। अरे सोहन, वो एमसीक्यू में पूछा जाएगा बेटा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो से हो जाएगा NEH/4 पाई। और अगर n को हम 1 डाल दें, ओके, तो आपको पता है कि अगर m को 1 डाले तो MO की वैल्यू क्या हो जाएगी, EH/4 पाई। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं बोअर मैग्नेट्रॉन। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला है तो आने वाला है, आएगा ही आएगा। ओके, करके जाओ। एक्स वैल्यू 9.274 इंटू 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एनी डाउट, कुछ पूछना है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ न्यूमेरिकल आ सकता है EVR/2 पे, सिंपल। अगर डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल आ जाए EVR/2 पे, बराबर। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन इसका हो गया, दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन आने ही वाला है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फिक्स क्या क्या आएगा सर इसमें, अगर आएगा तो क्या पूछा सकता है? पहला क्वेश्चन डेफिनेशन करके जाओ, mz इज नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन द वॉल्यूम। चिंतन, पूरे पेपर में कितने मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं? फॉर दैट वॉच द वीडियो, 12th का पूरा एक वीडियो डाला है 1 घंटे का, पूरा गो थ्रू करो। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन से लेके सारी चीज मैंने बताई। ओके, आपके आप सब लोगों ने नहीं करा था, मैंने एस में बताया था, तब आपका JEE चल रहा था, सबको देखना चाहिए वो JEE स्टूडेंट्स एंड नीट स्टूडेंट्स। अगर आपने नहीं देखा तो आप गो थ्रू कर लेना। ओके, नेक्स्ट, mz का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। सेकंड, एक डेरिवेशन है, b इज इक्वल टू B0 प्लस BM। ओके, B0 जो हमारा अवेलेबल है, ओके, B0 जो है वो हमें पता है, दैट इज μ0 Ni, सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। BM जो है वो है μ0 × M। Ni हमें पता है विच इज μ0H प्लस μ0M। ये mz है बेसिकली, है ना।
कंफ्यूज मत होना। नाउ इट हैज बीन फाउंड दैट ये जो म्यू नॉट एम जेड है वो भी प्रोपोर्शनल टू एच है। क्या बोलते हैं यार इसको, ये जो बनाया है उसको सिंबल को, जिसका नाम है ससेप्टिबिलिटी। ओके, और यहां से म्यू नॉट कॉमन, तो 1 प्लस काय आएगा विच इज एच, और 1 प्लस काय को यू कैन राइट डाउन म्यू आर विच इज रिलेटिव परमियाबिलिटी, so B is equal to mu naught mu r h which is mu h। एक्सपेक्ट करके जाओ, आप एक्सपेक्ट करके जाओ कि ये इसमें परसेंटेज, अगर आपको याद होगा परसेंटेज चेंज, ओके, पूछा जाता है परसेंटेज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल तो शॉर्टकट है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है, काई इंटू 100। ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यस, इसका एक सॉल्व एग्जांपल भी है। ओके, और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, ओके, ससेप्टिबिलिटी जो है, वैसे तो यार ये इसके आगे हम लोग को नहीं है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक, बट उसके लिए सब था, बट नहीं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि हाँ सर, मतलब देखो अगर 5 मार्क है, ओके, 5 मार्क को 2 पार्ट में डिवाइड करो, सो 5 मार्क कैसे पूछे जा सकते हैं। सो सर 5 मार्क कैन बी लॉजिकली आस्क्ड लाइक दिस, 2 मार्क प्लस 3 मार्क। सेकेंड पॉसिबिलिटी है 1 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 2 मार्क। अब ये 2 प्लस 3 में है ना, एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, मतलब वो सेक्शन सी में चला जाएगा, और 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में जा सकता है या सेक्शन डी में जा सकता है। 1 प्लस टू करेंगे तो सर सिंपल है, ये 1 मार्क है मतलब एमसीक्यू में जाएगा या बीएसए में जाएगा, एक सेक्शन बी में जाएगा और एक सेक्शन डी में जाएगा, हो गया। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ कि ना। तो द थिंग इज इंपॉर्टेंट तो है ही, और डिस्ट्रीब्यूशन वाइज क्लियर हो गया कि सर एक क्वेश्चन फ्रॉम मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यहाँ पे या तो न्यूमेरिकल बनेगा या एक छोटा सा जो डेरिवेशन सर ने करवाया वो आएगा, और या तो साथ में दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट का कुछ भी, तो या तो वो गायरोमैग्नेटिक रेशियो के बारे में पूछ लेंगे, डेरिवेशन पूछ लेंगे, या तो ये बोहर मैग्नेटो के बारे में पूछ लेंगे। तो इतना मैंने बता दिया, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज यहाँ पे नोट डाउन कर ली। बस यार ये करके जाओ, 5 मार्क तो पक्के हो गए। तो फिजिक्स में मतलब आपको 70 में से नहीं, अब 65 में से, क्योंकि 5 मार्क तो आ रहे हैं ना, मतलब बच्चे 5 तो ला ही रहे हैं, तो 5 तो हो जाओगे ना। इंटरनल में 30 मिल गए, 5 मार्क इसमें मिल गए, तो 3500 आ गए ना, तो 100 में से 35 आ गए, तो पास तो हो गया आप। यस, जोक्स अपार्ट, सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करके जाना है। एंड विद दिस आई कैन से यार अभी के लिए ये 4 चैप्टर का आई विल स्टॉप फॉर नाउ। ओके, अच्छा, बाय द वे अभी जो मैंने ये किया है, ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आई होगी, यस और ओके, जितनी भी चीजें हैं वो